गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में वर्गीकरण का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? जब हम लोग समंक एकत्रित करते हैं तो हमारे पास बहुत तरीके के समंक एकत्र हो जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण करके हम एक तरीके के समंकों को एक वर्ग में, दूसरे तरीके के समंकों को दूसरे वर्ग में रखते हैं, जिससे हम लोग आगे की प्रोसेस अच्छी तरह संपन्न कर सकें। अतः समंकों का वर्गीकरण क्या होता है? समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वह वर्गीकरण कहलाती है। वर्गीकरण का अर्थ: वर्गीकरण में समंकों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर विभिन्न सजातीय वर्गों में विभाजित किया जाता है। कॉर्नर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह या वर्गों में क्रमानुसार करने की क्रिया है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण में संग्रहित समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि आयु के हिसाब से बांटे हम लोग, तो 0 से 10 वर्ष, 10 वर्ष से 20 वर्ष, 20 वर्ष से 30 वर्ष, 30 वर्ष से 40 वर्ष, 40 वर्ष से 50 वर्ष के वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं लोगों को, जो भी हमारे होंगे। इसी प्रकार हम वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित अथवा अविवाहित में बांट सकते हैं। इस प्रकार हम संख्या अनुसार या गुण के अनुसार किसी भी विशेषता के आधार पर समंकों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण करने की रीतियाँ हमारे पास दो प्रकार की है: गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण दो प्रकार का है: साधारण वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण में एक गुण के अनुसार ही विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम लोग ले लेंगे शिक्षा या स्वास्थ्य या जाति या धर्म। बहुगुणी वर्गीकरण में हम एक से अधिक गुणों के आधार पर समंकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे पहले हम एक गुण के आधार पर विभाजित कर लेंगे, फिर उस एक वर्ग में से विभाजित कर लिए हमने एक गुण के आधार पर, फिर उन विभिन्न वर्गों को हम दूसरे गुणों के आधार पर उप विभाजित करेंगे। इस प्रकार हम विभिन्न गुणों के आधार पर विभाजित करते हैं, तो वह बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। जनसंख्या में हम लोग जैसे हम लोग एक विभाजन कर रहे हैं कि हमारे पास जनसंख्या है, उसको हमने दो गुणों में बांटा है, पुरुष और स्त्री में। अब हम पुरुष के भी आगे वर्ग कर सकते हैं, जैसे साक्षर और निरक्षर। फिर हम लोग जो पुरुष साक्षर है उसके भी दो वर्ग कर सकते हैं, विवाहित और अविवाहित। इसी प्रकार निरक्षर के भी विवाहित और अविवाहित, और इसी प्रकार स्त्रियों में भी साक्षर, निरक्षर और फिर साक्षर का वर्गीकरण विवाहित अविवाहित में और निरक्षर का विवाहित अविवाहित में कर सकते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ विभिन्न गुणों के आधार पर हमारा जो समूह है उसका वर्गीकरण किया है, तो यह बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा है हमारे पास संख्यात्मक अनुसार वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम गुणों के आधार पर वर्गीकरण न करके संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम मार्क्स है हमारे पास, 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, 10 से 20 कितने ने लिए हैं, 20 से 30 के बीच कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं। इस प्रकार हम इसमें संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। आगे हम लोग कुछ शब्दावलियों को समझ लें। जैसे वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं क्या कहलाती है? जैसे हमने चुना 0 से 10 वर्ष, तो 0 इसकी निम्न सीमा है, 10 ऊपरी सीमाएं हैं। फिर है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार जैसे हमने 0 से 10 वर्ष लिया, तो वर्ग विस्तार मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का डिफरेंस है 10, तो हमारा वर्ग विस्तार हो गया है 10। इसको आई से डिनोट किया जाता है। मध्य मूल्य। मध्य मूल्य क्या होता है? जो ऊपरी सीमा है और जो निम्न सीमा है उन दोनों का योग करके उसे जब 2 से डिवाइड करते हैं तो वह मध्य मूल्य या मिड वैल्यू कहलाता है। मिड वैल्यू इज इक्वल्स टू L2 प्लस L1 डिवाइड बाय 2। फिर है वर्ग आवृत्ति या बारंबारता। वर्ग आवृत्ति में कुल संख्या उस वर्ग की आवृत्ति या बारंबारता कहलाती है। कितनी बार वह मध्य उस फ्रीक्वेंसी में वहाँ पे कितनी बार बार आई है, वह बारंबारता कहलाती है। इस बार हमारे पास दो श्रेणियों के दो रूप हैं, अपरवर्जी रूप और समावर्ती रूप। अपरवर्जी रूप में तो जो ऊपरी सीमा है और जो निम्न सीमा है वह सेम ही रहती है। इसके अंतर्गत एक वर्गांतर की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्गांतर की निम्न सीमा सेम होती है। एक वर्ग की उच्च सीमा को अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। चूँकि किसी वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले मध्य उसी वर्ग की आवृत्ति में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, अतः यह अपरवर्जी रूप कहलाता है।
जैसे किसी श्रमिक का पारिश्रमिक 110 रुपये है तो 100 से 110 वाले वर्ग में सम्मिलित न करके उसे अगले 110 से 120 वाले वर्ग में शामिल करेंगे। इस प्रकार इसमें जो एक जो वर्ग विस्तार है उसमें जो ऊपरी मूल्य है उसे उस वर्ग में शामिल न करके अगले वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं समावेशी रूप। समावेशी रूप में क्या होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है 100 से 109, 110 से 119, 120 से 129। इसका मतलब ये है कि किसी वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वह अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं बनती है। प्रत्येक वर्ग की जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा है वह उसी वर्ग में शामिल की जाएगी। यह समावेशी रूप कहलाता है। समावेशी और अपरवर्जी में अंतर देखिए। फर्स्ट है अपर और लोअर लिमिट्स, ऊपरी सीमा और निचली सीमा। एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है अपरवर्जी रूप में तो, जबकि समावेशी रूप में एक वर्ग की जो उच्च सीमा है वह अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है समावेशी। इस प्रारूप में एक वर्ग की उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली मदों को उसी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, उससे आगे वाले वर्ग में शामिल किया जाता है। इसमें है आगे, इस प्रारूप में वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमा वाली मदों को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। इसके बाद है उपयुक्तता। इसमें चाहे माप पूर्णांक में हो अथवा दशमलवांक में, प्रत्येक स्थिति में इस रूप में ही प्रयुक्त रहता है, जबकि समावेशी में माप पूर्णांक में होने पर ही यह रूप प्रयुक्त होता है। परिवर्तन। अपरवर्जी में गणन क्रिया हेतु अपरवर्जी को समावेशी रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि समावेशी में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। थैंक्स स्टूडेंट।